हेलो एवरीवन, मैं रशिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का वुमेनिया पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के बारे में बताने वाली हूँ कि क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह की पोस्ट आपको इससे मिलती है, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित सभी जानकारी। एसएससी एमटीएस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करके बहुत छोटी उम्र में आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को साकार कर सकते हो और बहुत छोटी उम्र में यहाँ पे जॉब ले सकते हो। क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस, ये वो स्टूडेंट देते हैं जो 10th क्वालिफाइड होते हैं। अगर आप लोगों ने 10वीं पास की है, अगर आप लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया है, 10th क्वालिफाइड हैं आप, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्रैक करके एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इससे रिलेटेड सभी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि 10th के बाद इस एग्ज़ाम के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन हो जाती है। फिर आप 11th कर लिया, आपने 12th कर लिया, इनफैक्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो आप इसमें मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर सकते हो। क्या क्या एज क्राइटेरिया रहता है, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, सब मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एसएससी एग्ज़ाम, एमटीएस एग्ज़ाम क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आज से ठीक 2 दिन बाद मतलब 7 मई को इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पूरा 1 महीना आप लोगों के पास फॉर्म भरने के लिए होता है। सारी डिटेल्स आइए जानते हैं। तो इसकी उम्मीद है नोटिफिकेशन आने की एग्ज़ाम की 7 मई। तो एग्ज़ाम डेट आपकी जो नोटिफिकेशन डेट है वो आपसे स्किप ना हो जाए, बहुत ध्यान से आपको ये डेट ध्यान रखनी है। 7 मई 2024 लास्ट डेट जो आपकी रहेगी, जब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो आपकी रहेगी 6 जून, क्योंकि लगभग यहाँ पे 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है, जब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, वो जुलाई या अगस्त में। आपका पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आपका एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में हो जाएगा। तो लगभग आप बच्चा ये मान के चलिए कि फॉर्म फिल करने के बाद से आप लोगों के पास लगभग 90 दिन का समय है जो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा एग्ज़ाम के और फॉर्म फिल करने तक। 7 मई से अगर हम 7 मई से लेके अगर हम एग्ज़ाम डेट तक कैलकुलेशन करें तो आराम से यहाँ पे 90 दिन के आसपास आपके पास निकल जाएंगे, जो सफिशिएंट टाइम होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और अगर आप जम के हमारे साथ तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक एक करके भी बताने वाली हूँ। फिर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की मैं अगर बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्या चाहिए, 10th पास चाहिए। आप अगर 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपनी सरकारी नौकरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एज की मैं अगर बात करूं तो 18 से 25 साल के बीच की आपकी इसमें एज होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स इस एज के बीच में आते हैं वो यहाँ पे सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, एक स्पेशल यहाँ पर पोस्ट आती है हवलदार की, जिसमें प्रॉपर आपको वर्दी वगैरह के साथ ये पोस्ट मिलती है, वर्दी आपको दी जाती है। उस पोस्ट के लिए 18 से 27 साल की यहाँ पे उम्र होती है। तो अगर आप 18 से 25 स्किप कर चुके हो, फॉर एग्जांपल आप 26 साल के हो, तो पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 18 से 27, क्योंकि यहाँ पर इसकी एज होती है। अभी आपका 2 साल से ही ये वाली पोस्ट ऐड हुई है, पहले नहीं होती थी, पहले आपके सिर्फ 25 तक ही आप इसको भर सकते थे। तो ये आप लोगों का एज है और ये आप लोगों की रही क्वालिफिकेशन। अब हम जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, कैसा होता है भाई, ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है। ऑब्वियसली आपका ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है आपका, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास होते हैं, ABCD इस तरीके से, और जो भी आंसर आपको लगता है वो आपको टिक करना होता है। उसी के अंदर आपको होमवर्क शीट भी दी जाती है जिसमें आपको फिल करना होता है, ठीक है, वहीं पर आप लोगों को टिक लगा देना होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, सारी डिटेल्स मैं भी आपको दूंगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पेपर कैसा होगा, बिल्कुल ऑनलाइन मोड में होगा। सेंटर लगेगा आपका प्रॉपर, उस सेंटर पे आपको जाना है टाइम से और ऑनलाइन मोड में अपने एग्जाम को देना है। सिर्फ आपका इसमें एक ही पेपर है, कोई झंझटबाजी नहीं है इसमें। एक पेपर देना है 2 सेक्शन में जो कि बटा होता है, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। और वो पेपर अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो उसके बाद सीधा आपका बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद अपनी जो भी जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होगी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ एक पेपर है जो आपको
बहुत पढ़ के अच्छे से तरीके से देना है और उसके बाद आप यहाँ पे सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फिर मैं अगर इसमें सब्जेक्ट्स की बात करूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ने होते हैं, भाई इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिक हो गया, ये मोटे मोटे 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो आप लोगों को इस एग्ज़ाम में पढ़ने होंगे। अभी आप थोड़ी देर में देखना कि एक सब्जेक्ट तो मैं आपका इसमें से हटवा ही दूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो इसमें से आपको, अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो ना पढ़ना पड़े। अभी आप देखेंगे तो आप कहोगे मैम ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं। कैसे स्किप कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली यहाँ पे हमें, जो कि यहाँ पे पढ़ने होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैम, ये जो 4 सब्जेक्ट्स आपने बताए हैं इनमें से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको हमें ज़्यादा टाइम देना है, किस तरह से हमारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है आपकी ये अब कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे हमें इसमें पढ़ना है और किस तरह से हमें इसमें सिलेक्शन मिलेगा। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये आता है। जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने आपके लिखे थे, देखो ये रहे आपके चारों सब्जेक्ट्स, अर्थमेटिक, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन इसमें बहुत ही शानदार चीज़ आपके पास ये है कि जो आप, मैंने आपको बताया कि आपका एक पेपर होगा वो 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है। जो पीछे आपको बताया था अभी एक पेपर होगा वो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2। यहाँ पे एक आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जो आपका सेक्शन 1 होता है, मतलब अर्थमेटिक और रीजनिंग, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आपको सेक्शन 1 को, मतलब इन 2 सब्जेक्ट्स की मैं अगर बात करूं, सेक्शन 1 को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इस सेक्शन को सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। देखिए दोनों में 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अर्थमेटिक मैथ्स की मैं अगर बात करूँ उसमें एडवांस मैथ्स नहीं आएगा, सिर्फ अर्थमेटिक आएगा, 20 क्वेश्चंस उसके आएंगे और 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसीलिए 60 नंबर मतलब 120 नंबर का आपका ये पेपर होता है जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब एक चीज़ सोचो, यहाँ पे 20 और 20 कितना हो गया बेटा, 40 हो गया। 40 में से अगर आप लोग ये मोटा मोटा मान के चलिए कि अगर आप लोगों ने यहाँ से 12 क्वेश्चंस भी कर दिए, 40 में से अगर आपने 12 क्वेश्चंस भी कर दिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर 12 क्वेश्चन आपके सही हो गए 40 में से तो ये पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ से 12 क्वेश्चन सही कर दिए, 12 तिया 36, ठीक है, मतलब 36 नंबर अगर आपके आ गए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। तो 12 क्वेश्चन सही करने हैं बस 40 में से। तो जो मैंने आपको बोला था कि एक सब्जेक्ट तो मैं आपका छुड़वा दूंगी कि ना पढ़ना पड़े। अब अच्छा एक बार बताओ, अगर आप लोगों ने रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अगर रीजनिंग जनरली बच्चे वैसे भी कर लेते हैं, है ना, और थोड़ा इजी पड़ती है एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक, थोड़ा सा रीजनिंग आपकी इजी पड़ती है। तो अगर आप लोगों ने रीजनिंग को अच्छे से कर लिया तो 20 में से 10 क्वेश्चन तो भाई सही कर ही दोगे ना रीजनिंग के, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग आसान पड़ती है। तो 20 में से 10 क्वेश्चन आप यहाँ पे मार्क करो, 10 क्वेश्चन यहाँ से ठीक करोगे, और अगर इसमें 20 के 20 पे तुक्के भी लगाओगे तो 2-3 क्वेश्चन तो बेटा यहाँ से सही हो भी जाएंगे। थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे ही ना, अगर थोड़ा बहुत नहीं पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि जो 10th पास करके आए तो आप लॉजिक बेस भी आराम से कर दोगे, जो आप 10th में आप पढ़े हो वहीं से कर दोगे सॉल्व एक्स वाई मान के, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चंस भी अगर यहाँ से आपने कर दिए और 10 क्वेश्चन आप यहाँ से पकड़ लो तो 12 क्वेश्चन आपके वैसे ही हो गए, तो मतलब आपका एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। इसका मतलब मैथ्स पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये मैं आपको इसीलिए फोकस करके बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमें ज़्यादा टाइम देना किसको है। मान लो किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है तो वो क्या करेगा, मैथ्स ही मैथ्स पढ़ता जाएगा ये सोच के कि भाई मेरा मैथ्स अच्छा है, चलो मैथ्स को ज़्यादा टाइम देता हूँ, जबकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आप लोगों की इस एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंस है, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा समय देना है, वो है आपके ये 2 सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरिट इन्हीं के बेस पर लगती है। सेक्शन 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 45 मिनट का इसमें समय होता है, सफिशेंट समय होता है भाई। 40 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट का समय मिल रहा है, और क्या चाहिए। टाइम कम नहीं पड़ेगा, टाइम बहुत अच्छा खासा इसमें आपको दिया जाता है। 45 मिनट में आपको सिर्फ ये समझ लो कि आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं, 12 से 13 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। भाई ये है आपके 150 नंबर जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि मेरिट तो यहीं से लगेगी तो कर जाओगे आप। इसका मैंने आपको बताई दी, बट मैथ्स मत पढ़ो, टाइम ख़राब मत करो उस पर अपना। तभी तो मैंने बोला 90 दिन सफिशेंट है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए।
ठीक है, मैंने बोला 90 दिन आपके बिल्कुल सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैथ्स इसमें पढ़नी नहीं पड़ेगी लगभग आपको, रीजनिंग से आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ये क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरा पार्ट पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 2 में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। जो मैं हूँ आपकी इंग्लिश की फैकल्टी, जिसमें पूरी मैं आपको मदद करूँगी इस सेक्शन को क्लियर कराने में। और इससे रिलेटेड यूट्यूब पर ही आप लोगों की क्लासेस चलेंगी एमटीएस की। बहुत जल्द मैं आप लोगों के स्पेशल सेशंस लेके आ रही हूँ एमटीएस को लेके, जिसको यहाँ पे सॉल्व करके हम क्लासेस करने वाले हैं। अब ये देखो बेटा, 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के और 25 क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश के। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसीलिए मैं अगर मार्क्स की बात करूं तो 75 नंबर की जनरल अवेयरनेस और 75 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। 75 और 75 कितना होता है बेटा? 150 होता है। तो टोटल आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम 150 नंबर का है। ठीक है, आपका ये जो एमटीएस का एग्जाम है ये आपका 150 नंबर का है, जिसमें से कि आप लोगों को मेरिट लगती है और उस मेरिट को क्लियर करना पड़ता है। इसमें आपको अच्छे खासे नंबर चाहिए। यहाँ गलती बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इसी के हिसाब से आप लोगों की मेरिट डिसाइड होगी। जो भी मेरिट लगेगी उस मेरिट को अगर आपने क्रॉस किया है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर आ जाएंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसको करने के लिए भी आपको 45 मिनट का ही समय दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा समय किस पे देना है? ऑब्वियसली यहाँ देना है, क्योंकि यहाँ तो ये समझ लो कि पूरे 150 में से 150 लाने हैं। छोटी मोटी गलतियाँ तो फिर भी करोगे, तो हमारा टारगेट यहाँ पे ये रहता है कि 150 में से 150, वहाँ आप टारगेट को छोड़ सकते हो एक बार को। ठीक है, चलिए अब बात आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 2 भाई आपका मेरिट लेकर आता है। ठीक है, सेक्शन 2 से आपकी मेरिट लगती है। अब ये 2 सब्जेक्ट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, जीएस और इंग्लिश। यहाँ तो मैंने आपको बोला कि रीजनिंग पढ़ लेना, ठीक है, वो सिलेक्शन दिला देगी। थोड़ा बहुत अपना मैथ से किया हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका जीएस और इंग्लिश। एक बार इन दोनों का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या इसका सिलेबस है। अगर पहले मैं जीएस की सिलेबस की बात करूं तो बहुत अच्छे से डीपली कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना आता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपको जीएस की फैकल्टी बताएंगी। वो बहुत जल्द आप लोगों को वीडियो लेकर आएंगे, बहुत जल्द सेशंस भी लेकर आ रहे हैं हम। लेकिन अभी क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो ध्यान से सुनिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, ठीक है, और कल्चर। इससे ये आप लोगों का जीएस का सिलेबस है। इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस जीएस में पूछे जाते हैं। तो ये तो रहा आपका जीएस का सिलेबस, जिस पे आपको खास ध्यान देना है। और उससे भी ज़्यादा इंग्लिश का सिलेबस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई यहाँ से ना मार्क्स खींच लोगे आप। ठीक है, मुझे एक चीज़ खुद बताओ, ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा बोल रही हूँ कि भाई इंग्लिश पढ़नी है। बेटा आप खुद सोचो, लॉजिकली इस चीज़ को सोचो, आपको खुद ही ये चीज़ नज़र आ जाएगी। ये पार्ट तो आपका क्वालिफाइंग हो गया, बचा ये वाला पार्ट। इन दोनों में से ज़्यादा नंबर कहाँ खींच सकते हो? ईमानदारी से बताना, इंग्लिश में ही खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते हो? तो भाई कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश वो सब्जेक्ट है एमटीएस में जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ। क्योंकि यहाँ आप कितना भी पढ़ लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे 75 में से 75 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। जीएस में किसी के फुल नंबर नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ आप 75 में से 75 ला सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो तो। ठीक है, यहाँ पे आपके 75 में से 75 बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई ये है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसको मैं यहाँ पे बोलूँगी स्कोरिंग सब्जेक्ट, जो आपको स्कोर दिलाएगा और यही आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा। ठीक है बेटा, यही आपको सेलेक्ट कराएगा। इंग्लिश का सिलेबस एक बार सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों की वोकैबलरी की मैं अगर बात करूँ तो उसमें आपके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें गलत स्पेलिंग दी होती है और पूछा जाता है कि बताओ गलत कौन सी है या फिर सही कौन सी है। ये आपका वोकैबलरी का पार्ट है, इतना जो आपकी वोकैबलरी से पूछा जाता है। फिर आपका एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया और फिलर्स हो गया। ये आपका ग्रामर का पार्ट है, जो आप लोग फिलर्स ग्रामर से भी आ सकता है और वोकैबलरी से भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये आप लोगों का ग्रामर का पार्ट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर डिटेक्शन और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जो पैसेज या क्लोज टेस्ट आपका आता है वो। तो बेटा ये का सारा है आप लोगों का क्या, इंग्लिश का सिलेबस। और इसकी तैयारी तो आप लोग करना ही करना है। ये 25 क्वेश्चन बेटा 25 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत हुआ तो सीधा 3 नंबर लेके जाएगा और जो नेगेटिव लेके जाएगा वो अलग है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है बात कि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से गलती की कोई गुंजाइश नहीं है।
बहुत बढ़िया से मुझे अपना इस पार्ट पे अब इस पार्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करना है ताकि मैं एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकूं, और इससे रिलेटेड सारी जानकारी बाकी मैं आपको अलग से दूंगी, और सेशंस भी यहाँ पर एमटीएस स्पेशल सेशंस आपके यूट्यूब पर चलेंगे। ठीक है, चलिए भाई, अब ये तो आप लोगों ने जान लिया कि एमटीएस के लिए क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, सब्जेक्ट्स क्या है, किस तरह से पेपर होना है, ठीक है, क्या क्या पेपर के अंदर आएगा। अब ये है कि भाई हमारी पोस्ट क्या होती हैं इसमें, ठीक है, अगर मुझे एमटीएस का एग्ज़ाम मान लो मैंने क्रैक कर लिया तो मुझे कौन सी पोस्ट मिलेगी, क्या पोस्ट होती है इसमें, किस तरह की नौकरी मुझे मिलेगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे ये सिलेक्शन जो मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया है, जो मैंने आपको एग्ज़ाम बताया है, अगर आप लोगों ने इस मेरिट को क्लियर कर लिया तो जो पोस्ट आपको यहाँ पे मिल सकती है वो ये सभी यहाँ पर लिखी हुई हैं। DEO मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट हो गया, क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, ऑफिस हेल्पर हो गया। बेसिकली देखो भाई, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ आप लोगों से तो एमटीएस इज ए डी ग्रेड जॉब, ये डी ग्रेड जॉब होती है आप लोगों की। अगर मैं बिल्कुल ही आप लोगों से नॉन डेकोरेटेड लैंग्वेज में अगर कहूँ तो मैं सिंपल आपको बोलूँगी कि ये आप लोगों की पियोन लेवल की जॉब होती है, ठीक है, पियोन लेवल की जॉब होती है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे वाला पियोन से भी आपको कंपेयर नहीं करना जैसे आप लोग स्कूल में जाते थे और वहाँ पे आप देखते थे कि जैसे कि हेल्पर से या पियोन से बिहेव किया जाता है, बिल्कुल वैसा भी नहीं रहेगा क्योंकि आप यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गए हो एंड यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसीलिए आप लोग पढ़े लिखे हो, एग्ज़ाम क्रैक करके वहाँ पे ऑब्वियसली गए हो, तो लेवल का डिफरेंस ऑब्वियसली आएगा, आप लोगों को पूरा मान सम्मान वहाँ पे दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप कह सकते हो, जैसे आप वही वाली बात होगी बेटा, जैसे आप लोग देखते हो कि यहाँ पे जैसे कोई वेटर का काम कर रहा है तो हम उसको कुछ समझते नहीं है, वैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, एक जनरल बात बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सब नहीं समझते लेकिन एक जनरल बात है, तो हम वेटर को या काम करने वाले को कुछ समझते नहीं। लेकिन वही चीज़ जब एरोप्लेन में हो रही होती है, वही चीज़ आप एयरप्लेन में जब आप देखते हो, वहाँ पे जो एयर हॉस्टेस होती है बेटा वो भी तो हेल्पर ही होती है ना एक तरीके से, लेकिन वहाँ आप उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात करते हो, पूरा मान सम्मान देते हो। तो एक उसका फ़र्क होता है क्योंकि वहाँ पे जो वो बन के गई है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गई है। डिफरेंस समझ आया आपको? बस यही चीज़ आप समझ लीजिए, आपको डिफरेंस क्लियर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑफिस हेल्पर हो गया, केयर टेकर हो गया, अगर आप लोगों को फाइल इधर उधर करनी है, फाइल पास करनी है, कोई ऑफिसर है जो आपसे फाइल मांग रहा है तो उसकी हेल्प करना, बेसिकली ये सारे काम होते हैं। डेस्क को सही से रखना और क्लीनिंग पे ध्यान देना, अलग अलग जो भी पोस्ट आपको मिल रही है उसके हिसाब से है, फाइल यहाँ से वहाँ पहुँचानी है, डिलीवरी बॉय का काम करना, तो लाइब्रेरी में आपको काम मिल सकता है, स्टोर कीपर हो गया, हाउस कीपिंग स्टाफ हो गया, तो ये सभी के सभी चीज़ें आप लोगों की एमटीएस के अंदर आती हैं। अब बात आती है मैम तनख्वाह कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी अगर हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो बेटा ये 1800 ग्रेड पे की नौकरी होती है आपकी, 1800 ग्रेड पे। बेसिक पे की मैं अगर इसमें बात करूं विदाउट एडिंग एनी अलाउंस, अगर मैं बेसिक पे बात करूं तो 18,000 आपका इसमें बेसिक पे होता है। लेकिन फिर आप इसमें देखोगे कि 30% इसमें आपका एचआरए जुड़ेगा, फिर आपका इसमें 50% डीए जुड़ता है, मतलब 50% किसका, 50% बेसिक पे का। बेसिक पे का 50% कितना हो जाएगा, 9,000। इसका मतलब 18,000 में 9,000 आपका डीए जुड़ेगा, 18,000 में 30 प्लस 30% आपका एचआरए जुड़ेगा, प्लस आपका ट्रैवल अलाउंस भी इसमें जुड़ता है, और सब कुछ मिला जुला के ये तीनों चीज़ें जब आप मिलाओगे तो जो ग्रॉस सैलरी आपकी बैठती है वो आपकी 28,000 से 32,000 के बीच में बैठती है, ठीक है। तो 28 से 32,000 के बीच में आप क्या कहोगे कि आपकी सैलरी यहाँ पर होगी सब कुछ ऐड ऑन करने के बाद। और ये आप लोगों की जगह के हिसाब से वेरी भी करती है, अगर आप अच्छे सिटी में हैं, अगर आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो अच्छे सिटी में हुई है तो ये थोड़ा आपका इंक्रीज़ भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पे फिर सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपका ट्रैवल अलाउंस बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से मतलब थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक अगर हम एस्टिमेशन लें तो ये 28,000 से 32,000 के बीच में आप लोगों की सैलरी यहाँ पर बनती है। तो बेटा बहुत ज़बरदस्त नौकरी है जो आप एक कम उम्र में ले सकते हैं और सेट हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती है और वो ये चाहते हैं कि हम पढ़ाई भी करते रहें, हमारे पास नौकरी भी हो। तो इससे अच्छी बात तो क्या हो सकती है कि अगर आप लोग 10th क्वालिफाइड है और 10th क्वालिफाई करते ही अगर आपकी जॉब लग जाए तो ये तो आप लोगों के घर वालों के लिए भी एक बहुत गर्व की बात होगी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक सरकारी सर्वेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 7 मई को इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फॉर्म फिल जल्दी से कर देना है।
और फॉर्म फिल करके अपनी तैयारी में लग जाना है। 90 दिन आपको मिलेंगे जिसमें पूरी हम आपकी मदद करेंगे यहाँ पे एमटीएस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर सेशंस चलेंगे लगातार एग्ज़ाम तक। और जो बच्चे, जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, जो बच्चे पेड बैचेस में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए पेड बैच भी लाया जाएगा। अगर जो बच्चे पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं वो पेड बैच में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो इस चैनल पे, उमनिया चैनल पे, आप लोगों की इंग्लिश की जो क्लास है वो 3 बजे चलती हैं। इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग है आपकी 3 PM, जहां पर हम आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो MTS है, CHSL है, CGL है, सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको करते हुए नज़र आएंगे ठीक 3 बजे। तो ये टाइमिंग आप इंग्लिश के लिए नोट कर लीजिए, क्योंकि एमटीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो आप जान ही चुके हो कि इंग्लिश है। तो ये मैं आप लोगों को सिलेक्शन में पूरी मदद करूंगी और डेफिनेटली हम मिल के एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और आप लोगों की पूरी यहाँ पे मदद की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई है और अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि हर कोई बच्चा अपनी सरकारी नौकरी पाने के सपने को पूरा कर सके। थैंक यू।